So we'll start with revision of chapter number 15, structure of atoms and nuclei. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें दो पार्ट है, एक है एटॉमिक फिजिक्स, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स we will basically cover different atomic models starting from Dalton, then Thomson, then Rutherford, then Bohr's model, and then we will go ahead with next part, that is nuclear physics. So let us start with next chapter, structure of atoms and nuclei. तो सबसे पहला अगर आपने यहाँ पे कुछ देखा था एटॉमिक फिजिक्स के पार्ट में, एटॉमिक फिजिक्स, इसमें सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल था, इफ यू रिमेंबर, Dalton's model. So first model was Dalton's model, and according to John Dalton, atom नाम ही मतलब है it cannot be further divided. So the smallest entity or smallest particle of a substance which cannot be further divided is known as atom, right? तो Dalton का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, एटम का मतलब ही ये है it cannot be further divided. और बेसिकली दिस इज अ फेल्ड मॉडल. ऑफ कोर्स देयर आर सम फेल्यूर्स. इट कुड नॉट एक्सप्लेन सम बेसिक प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज थे. हम डिटेल में जाएंगे नहीं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं. ये सिर्फ एक हिस्ट्री के लिए ठीक है कि पहले डेल्टन का मॉडल आया, उसमें वो इनडिविजिबल मॉडल था, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ठीक है. देन इट फेल्ड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑब्जर्व फेनोमेना रिलेटेड टू एटम्स, राइट. उसमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, थॉमसन का मॉडल. थॉमसन वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स, जिसमें एक कैथोड था, एक एनोड था. एंड इट वाज सीन कि जब आप कैथोड और एनोड में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कैथोड से कुछ रेज इमिट होते हैं, जिसको पहले उसने बोला कैथोड रे, बट इट वाज लेटर फाउंड दैट कैथोड से जो इमिट हो रहा है वो रेज नहीं है, वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन दिस वर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो उसके बाद का मॉडल था जे थॉमसन का मॉडल. तो रिमेंबर, थॉमसन वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इन व्हिच देयर वर टू प्लेट्स, एक था एनोड एक था कैथोड. And when a high potential difference was applied between these two plates, it was seen that the cathode is emitting some kind of mysterious rays which were known as cathode rays. It was later found that these are not rays but these are negatively charged particles which Thomson called as electrons. Good. फिर क्वेश्चन ये आया कि why only negatively charged particles are being emitted. तो Thomson gave his atomic model to explain कि negatively charged particles ही क्यों emit होंगे. So Thomson gave his atomic model in which you have basically electrons which are distributed uniformly over positively charged sphere. Good. And since positively charged sphere is heavy and it is solid and electrons are light, तो कौन emit होगा? Electrons will be emitted. फिर अगेन थॉमसन मॉडल भी फेल हो गया क्योंकि थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम. तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, तो ये भी फेल हो गया. फिर इसके बाद आया रुदरफोर्ड मॉडल. अब व्हाई फेल? तो फिर अभी एज आई टोल्ड यू वी आर इनटू रिवीजन क्लासेस, तो यू मस्ट नो देयर आर फेल्यूर्स. पहला फेल्यूर है इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा. और भी एक फेल्यूर है, दिस इज नॉट स्टेबल एटम, राइट. तो फिर रुदरफोर्ड सजेस्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू हिज टू स्टूडेंट्स गीगर मार्सडेन. और गीगर मार्सडेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको फेमस नाम है वो रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मतलब गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. आप इसको गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो. What he suggested
कि अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, हम बेसिकली एक गोल्ड फॉइल लेंगे, गोल्ड फॉइल पे हम हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करेंगे। तो यू हैव हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स बीइंग बम्बार्डेड, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज तो सोर्स से अल्फा पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में इमिट होगा। हमको हर एक डायरेक्शन में इमिट होने देना नहीं है, हमको क्या करना है, फोकस्ड बीम चाहिए। तो फोकस्ड बीम के लिए ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के सोर्स के बाद एक कॉलीमेटर लगा देते हो। कॉलीमेटर का काम होता है टू कॉलीमेट, टू ब्रिंग ऑल द अल्फा पार्टिकल्स टुगेदर इनटू अ स्मॉल फोकस्ड बीम। एंड देन उसके बाद एक स्पेरिकल डिटेक्टर था, डिटेक्टर वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो स्पेरिकल डिटेक्टर वाज यूज्ड क्योंकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यू आर ट्राइंग टू मेजर, क्या मेजर कर रहे हो पता है, यू आर ट्राइंग टू मेजर कि कितने एंगल पे कितना स्कैटरिंग हुआ। उससे समझ में क्या आएगा, उससे समझ में आएगा कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो आप करते क्या हो, एक गोल्ड फॉइल लेते हो, टारगेट इस गोल्ड फॉइल, उस पे हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल का बीम बम्बार्ड कर देते हो, अलग अलग एंगल्स पे आप मेजर करते हो। तो ये जो डिटेक्टर है ये स्पेरिकल डिटेक्टर है, दिस इज अ डिटेक्टर बेसिकली। तो अलग अलग एंगल पे मेजर करते हो कि कितने अल्फा पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं एट डिफरेंट एंगल्स। थॉमसन का मॉडल अगर सही होता, होता है नहीं, अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो रिमेंबर थॉमसन का मॉडल क्या है, थॉमसन का मॉडल है इन विच यू हैव negative charges spread over solid sphere and this solid sphere is positively charged। तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सॉलिड स्पीयर में से तो पेनिट्रेट कर नहीं सकते, तो यहां से तो डायरेक्टली आर पार तो जा नहीं सकते। अगर आर पार जा नहीं सकते तो जीरो एंगल पे आपको एक भी अल्फा पार्टिकल मिलना नहीं चाहिए, होता उसका उल्टा है। More than 99% of the alpha particles were detected at 0 degree, right? उसके बाद रिमेंबर, इसका मतलब द आइडिया इज वेरी क्लियर। अगर 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट शुड बी इन अ वेरी स्मॉल रीजन और एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो एटम इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, नहीं तो आर पार होगा नहीं ना, इट कैन नॉट पेनिट्रेट बेसिकली। नंबर टू, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी स्कैटर्ड एट एंगल लेस देन 3 डिग्री। बुक टू बुक वेरी करता है बट स्मॉल एंगल का स्कैटरिंग होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। कहीं 1 डिग्री बोला होगा, कहीं 2 डिग्री बोला होगा, बट स्मॉल एंगल स्कैटरिंग होना चाहिए। क्योंकि जब चार्ज ज्यादा रीजन ऑक्यूपाई करता है तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन चार्ज का कम हुआ तो फोर्सेस कम होते हैं, फोर्सेस कम होते हैं तो इंटरैक्शन कम होता है, मतलब वीक इंटरैक्शन होता है बेसिकली। वीक इंटरैक्शन होता है तो फिर डिफ्लेक्शन स्कैटरिंग भी कम होता है। तो स्कैटरिंग कम होता है तो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग मिलना चाहिए। लेकिन हमने ये भी डिटेक्ट किया 1 in 4000, 4000 में से एक, इट इज स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। तो अल्फा पार्टिकल आया और ऐसा गया 90 डिग्री। ये तब पॉसिबल है जब चार्ज एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो, और 1 in a million is also found to be scattered by 180 डिग्री। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री स्कैटरिंग सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। तो रुदरफोर्ड, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ये वर्ड पहली बार यूज किया, वैसे ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रुदरफोर्ड के मॉडल का था न्यूक्लियस। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, तो रुदरफोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग, so let us look at the assumptions of Rutherford model। तो Rutherford मॉडल में सबसे पहला था all the positive charge and hence all the mass, क्योंकि most of the mass comes from positive charges, protons, they are much more heavier, right? वो तो बाद में पता लगा protons, लेकिन थॉमसन ने बता दिया था कि नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो लाइट है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, हेवी है। तो मोस्ट ऑफ द मास and all the positive charge, so all the positive charge is concentrated
and of course hence mass is concentrated in a very small region, in a very small region at the center of atom, at the center of atom known as न्यूक्लियस. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, आई विल नॉट राइट डाउन अलॉट क्योंकि थ्योरी बहुत है इसमें. नंबर टू क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज इन द न्यूक्लियस, so most of the mass is also in the nucleus. नंबर थ्री, साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए उससे इन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बता दिया. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 raised to minus 15 meter, which is 1 lakh times less than the size of atom. क्योंकि एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 raised to minus 10. देन जब पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन. गुड. तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. गुड. तो ये था रुदरफोर्ड का बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम. All the positive charge is in a very small region of space at the center of the atom, which is known as nucleus. Most of the mass is also in the nucleus. The size of nucleus is 10 power minus 15 meter, which is 1 lakh times less than the size of atom. Where are electrons? Electrons are in circular orbit around nucleus. तो बाकी सब चीजें we will not talk about. Important points ही highlight करने हैं. And of course there will be questions, क्योंकि जैसे इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, फंस गया. क्यों फंस गया? क्योंकि सर्कुलर मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूसीएम हो, इट इज एक्सीलरेटेड मोशन. बिकॉज आपको पता है कि ऐसे केस में एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल. और यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो विच इज अ चार्ज पार्टिकल. एनी चार्ज पार्टिकल इफ इट इज एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड इट इमिट्स रेडिएशन. तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो इमिट रेडिएशन, और अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होते जा रहा है एंड फाइनली इट शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस एंड हेंस दिस एटॉमिक मॉडल इज अनस्टेबल. तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और ड्रॉबैक नहीं है, और भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. तो ये उसका फेल्योर है, बिगेस्ट फेल्योर ऑफ दिस एटम, ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल. तो इसके बाद आया बोहर्स मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट्स. तो बोहर ने क्या किया, 3 थ्योरी को कंबाइन कर दिया. कौन सा 3? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम थ्योरी. तो 3 थ्योरी को उसने कंबाइन करके एक मॉडल बनाया. तो पहला पोस्टुलेट, इट टेल्स यू, इसने बोला कि जो बोहर ने बोला, जो रुदरफोर्ड बोल रहा है वो सही है. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Centripetal force is mv square by r, and this is of course 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. तो q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का. तो मॉड वैल्यू मतलब प्लस वैल्यू. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, न्यूक्लियस का चार्ज है ze, तो ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. और बाय द वे ये मॉडल था हाइड्रोजन के लिए. ओरिजिनल वाज फॉर हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू इज 1. तो ओरिजिनली दिस वाज फॉर हाइड्रोजन. तो ओरिजिनल मॉडल में z की वैल्यू क्या है, 1 है. हमने जनरलाइज कर दिया इसको, हम किसी भी एटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं. गुड. तो ये पहला पोस्टुलेट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेयर इट टेल्स यू दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. नंबर 2 इज क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि यही तो रुदरफोर्ड फेल हुआ ना. उसने बोला सर्कुलर ऑर्बिट, लोगों ने बोला ऐसा कैसा सर्कुलर ऑर्बिट, अनस्टेबल है. तो फिर देन सेकंड पोस्टुलेट,
only those orbits are allowed, मतलब electrons will not emit radiation, will not emit energy when they are in orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये है क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. सो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. बट एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. क्वेश्चन नंबर 2. देन तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो देखो अभी बोहर ने बोला कि रुदरफोर्ड सही बोल रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर NH अपॉन 2 पाई है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इमिट करता है ना, ये तो हमने ऑब्जर्व फेनोमेना है ये. बाल्मेर सीरीज वाज नोन वेल बिफोर दिस मॉडल वाज पुट फॉरवर्ड. बाल्मेर सीरीज में 4 लाइन है विजिबल, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा. वैल्यूज में अभी जाऊंगा नहीं, विजिबल रेंज में आता है वो वैल्यूज. आई विल नॉट टेल हियर नाउ, राइट. 6563 4828 ऐसे 4 लाइंस है. तो एनीवेज, तो ये पता था कि ऑलरेडी हमको पता था कि एटम विल एमिट एनर्जी. तो फिर एटम एनर्जी एमिट करेगा कब? व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट एंड एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. तो h nu या फिर hc बाय लैम्डा. इसलिए क्वांटाइजेशन बोला है ना, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो whenever there is transition of electron from a higher energy level to lower energy level, electron will emit energy. तो ये आ गया उसके 3 पोस्टुलेट्स. अब ये तीनों पोस्टुलेट्स को अगर आप यूज करोगे तो आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेंगे. रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, राइट. तो पहले रेडियस के लिए हम लोग पहले 2 पोस्टुलेट यूज करते हैं. तो याद रखना, हमेशा ब्रेन मैपिंग करो पढ़ते वक्त, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार पढ़ते समझ में आता है, लिखते हो फिर भूल जाते हो. वो भूलना बंद तब होगा व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्टॉप मेमोराइजिंग. रटना बंद करोगे तो अपने आप होता है. तो पहले 2 पोस्टुलेट यूज करोगे तो क्या मिलेगा? रेडियस. तो पहला पोस्टुलेट क्या था? mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर बाय r स्क्वायर. बराबर. एक r और एक r कैंसल होगा, एक r और एक r हो जाएगा आपका कैंसल. सही है, बराबर. और क्या कैंसल होगा? कुछ नहीं, डन. तो यहां से मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर बाय r. और m भी शिफ्ट कर दो तो mr. इक्वेशन नंबर 1. बराबर, करेक्ट. देन इसके बाद हमको और एक पता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. तो v इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई 1/mr. इसका भी स्क्वायर कर लो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर अपॉन mr इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर r स्क्वायर. mr कैंसल, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसल. हमको क्या चाहिए था? r. तो एक r को कर दो यहाँ पे शिफ्ट, आगे r यहाँ पे यस. तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर और साथ में z. तो हम सिर्फ n स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, n स्क्वायर बाय z. बराबर है, यस. पक्का चेक कर लो ना, नोट्स आपके पास यही है. हाँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर z. बराबर. h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m e स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है तो यू विल हैव r इक्वल टू, वैसे r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. सही है, गुड.
होना भी चाहिए। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितना n का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही रेडियस बढ़ेगा। बराबर, जितना z का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही रेडियस कम होगा। z नंबर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब होता है साइज कम होना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट। तो हो गया। और अगर हमारे पास सपोज हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितनी है 1, और अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो फिर उस केस में आपके पास r की वैल्यू मिल जाएगी। बाय द वे इसको हम लोग आर एन भी बोलते हैं क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ n। तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर r1 इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई me स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट और इसकी वैल्यू आपको याद होगी 0.537 एंगस्ट्रॉम। 0.537 एंगस्ट्रॉम आता है ये। देयरफॉर Rn in general is 0.537 n square by z angstrom। तो ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। इसका क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। v कैसे फाइंड करोगे, तो वो भी सिंपल है। हमने अभी अभी लिखा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई 1 अपॉन mr। तो v इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई 1 अपॉन mr। r का इक्वेशन तुमने डिराइव किया, अभी किया। h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर z, पाई me स्क्वायर z। जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, कैंसल 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 कैंसल, एक n एक h, एक n एक h हो गया कैंसल, राइट। तो v इक्वल टू 1 अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 n ए स्क्वायर z, तो z ई स्क्वायर। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि जितना n नंबर बढ़ेगा मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन अपने और अपने न्यूक्लियस से दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा। तो इनवर्सली रिलेटेड होना चाहिए और है, करेक्ट है, दिस इज राइट। इसके बाद हमने फाइंड किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, तो एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मोशन में है इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक एनर्जी है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, व्हेन वन चार्ज इज इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, सिंपल है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, ज्यादा इजी होगा समझने में। तो आपके ऊपर है बट यू शुड नो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R, बराबर। Q1 Q2, Q1 इज ZE, Q2 इज माइनस E, क्योंकि न्यूक्लियस इज ZE चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज माइनस E चार्ज, ZE बाय R, डिस्टेंस इज R। याद क्लियर। अब बोलोगे यहाँ माइनस क्यों लिखा, वहां क्यों नहीं लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर होता ही नहीं है, ये होता ही स्केलर है, तो जो साइन आएगा वही लिखोगे। वहां पे तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बोला था, मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। और याद रखना जहां जहां अट्रैक्टिव फोर्स हो वहां वहां पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होता है, काइनेटिक इज पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे अब, गोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बराबर। पक्का पक्का, एक r और एक r हो गया कैंसल, 1r एंड 1r इज गॉन। तो mv स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर बाय r। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल
तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ए स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल इज -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ए स्क्वायर बाय आर। तो ये आ जाएगा -1/8, बराबर ना, 1/8 माइनस 1/4, 1/8 माइनस 1/4 कितना होता है? अरे 1/8 माइनस 1/4 कितना होता है? हाँ कितना होता है? -1/8, तो वही तो बोल रहा हूँ, -1/8 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। और याद होना चाहिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ माइनस साइन लिखना है आगे, डन, दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। फिर आर के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो E इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? हाँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। तो यह आ जाएगा E इक्वल टू, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, पहले तो कुछ कैंसिल होता है क्या वो देख लो, सिर्फ पाई और पाई कैंसिल होता है, बाकी सब वैसा ही है। तो माइनस साइन है, उसके बाद आपके पास जेड स्क्वायर है, e⁴ है, इंटू m है, अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, बराबर। तो ये जो जेड स्क्वायर है, इस जेड स्क्वायर को आप यहां लिख दो, और n स्क्वायर को भी बाहर लिख दो। ये आ गया me⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और हाँ, क्या रह गया? नथिंग, बराबर है, दिस इज गुड, नथिंग इज लेफ्ट, सही है। ओके, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है 13.6 कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आता है 13.6। तो E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय n इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर, बराबर है ना, बाय n की n स्क्वायर। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। मैंने पहले बताया था ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -13.6 बाय n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये किसके लिए है? जनरल एटम के लिए है। ये किसके लिए है? जनरल एटम के लिए है। यहाँ तक क्लियर? फिर इसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें दो फॉर्मूला है, एक है बाल्मेर इंपेरिकल फॉर्मूला। बाल्मेर ने एक फॉर्मूला दिया बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मैं वापस बता रहा हूं, यहाँ पे अब ट्रांजिशन होंगे, ये हाइड्रोजन के लिए अगर अप्लाई करोगे तो जेड की वैल्यू क्या डालोगे? 1। और हमारे पास एक ऑलरेडी हाइड्रोजन का ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा था, 4 लाइंस पता थे, तो वो 4 लाइंस जो पता थे उसको बाल्मेर ने एक फॉर्मूला में फिट कर दिया, जिसको आप बोलते हो बाल्मेर्स इंपेरिकल फॉर्मूला। बाल्मेर्स इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये बाल्मेर्स इंपेरिकल फॉर्मूला जो है, यू शुड नो, दिस गिव्स यू व्हाट? वेवलेंथ देता है, क्या देता है? 1/, वेवलेंथ देता है, क्या देता है? 1/λ, 1/ वेवलेंथ। ये क्या आता है? r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n वैल्यू इज 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये 4 ही लाइंस नोन थे तब। क्लियर? उसके बाद जब बोहर्स मॉडल आया, बोहर्स मॉडल एक्सेप्ट हुआ, तो फिर अगर आप बोहर्स मॉडल अप्लाई करके फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो उसको आप बोलते हो बोहर्स फॉर्मूला या फिर बोहर्स रिलेशन। उसको आप बोलते हो बोहर्स फॉर्मूला या फिर बोहर्स रिलेशन। करेक्ट? क्लियर?
तो इन दिस केस En माइनस Ep, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट एनर्जी लिमिट कब होता है? whenever electron makes a transition from higher energy orbit to, तो अगर nth is higher energy level and pth is lower energy level, the transition is from En to P, मतलब En minus Ep will be the amount of energy that is liberated, that is released. तो En minus Ep, आपके पास ऑलरेडी En है, कितना है En? I am talking about not this formula but this formula, minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square z square by n square. तो ये फॉर्मूला है, ये En है और आपको साथ में क्या चाहिए? Ep. तो En माइनस Ep, ये याद रखना. En माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square z square by p square. तो जब आप इसमें से सब कुछ कॉमन निकाल लेते हो, पहली बात तो क्या कॉमन निकालोगे? हाँ, माइनस एम ई रेज टू 4, माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, माइनस अंदर रहने देंगे. तो एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर को वहां लिख देता हूँ, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस कौन है? एन स्क्वायर, प्लस कौन है? पी स्क्वायर. बराबर, राइट? व्हाट इज En माइनस Ep? h nu. व्हाट इज h nu? hc बाय लैम्डा. तो ये h वहां शिफ्ट कर दो, c भी वहां शिफ्ट कर दो, तो क्या बचा? 1 बाय लैम्डा इक्वल टू me raised to 4 अपॉन 8 h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर c, बराबर h क्यूब और ये c, 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर साथ में z स्क्वायर. ये जो बाहर है कौन है? रिड्सबर्ग कांस्टेंट है. तो दिस इज इक्वल टू r 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. अगर जेड की वैल्यू 1 डालोगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए. तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आया फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड फ्रॉम थ्योरी. मतलब जो मॉडल बोहर ने दिया इट इज वेल एक्सेप्टेड मॉडल, तो चलेगा. राइट, गुड. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ जेड की वैल्यू डाल देंगे 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे. यस, गुड. और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर eV, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ eV. फिर हमने देखा था कि ये सबसे ग्राउंड स्टेट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट. फिर ये सेकेंड एनर्जी लेवल. और पहले और दूसरे में डिफरेंस कितना है पता है? पहले एनर्जी लेवल का एनर्जी कितना है? -13.6. दूसरा कितना है? -13.6 बाई 2 स्क्वायर, मतलब -13.6 बाई 4, कितना? -3.4. फिर थर्ड 13.6 बाई 9, 1.51. फिर 13.6 बाई 16, 0.85 समथिंग जो भी होगा. तो ऐसा आपको मिलते जाएगा. ऐसा करते करते यू विल गो अप टू इंफिनिटी लेवल. तो यू हैव इंफिनिटी लेवल. तो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज इंफिनिटी. यहां तक क्लियर? पक्का क्लियर? अब ट्रांजिशन होंगे कहां से कहां? हायर टू लोअर. तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. अगर p की वैल्यू 1 हम लोग लिख दे, इफ वी राइट p इक्वल टू 1, तो ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. तो ट्रांजिशन हो रहे हैं पहले लेवल पे.
2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, ∞to 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको आप बोलते हो लीमेन सीरीज, लाइमेन या लीमेन जो भी बोलो। तो दिस इज लाइमेन और लीमेन सीरीज। तो ये एक सीरीज आ गया, पहला सीरीज है, एंड इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। और इस सीरीज का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा उसको बोलोगे सीरीज लिमिट। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि En माइनस ईपी इक्वल टू hc बाय लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो whenever there is transition from infinity to first, you get series limit of Lyman series। मैं बताऊंगा वो सीरीज लिमिट। तो ये लाइमेन सीरीज है, लीमेन लाइमेन जैसा भी रेड करना है। इसके बाद है बाल्मेर सीरीज। बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन होता है फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, ∞to 2, correct? Then you have, this is Balmer series, this is Balmer series, and then you have Paschen series, 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, ∞to 3, Riemann Balmer Paschen। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज, 5 to 4, 6 to 4, ∞to 4। ऑफकोर्स 7 to 4, 8 to 4 सब कुछ है, दिखा नहीं रहा मैं। दिस इज विच सीरीज? लीमेन बाल्मर पास्चेन ब्रैकेट। दिस इज ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद कौन सा सीरीज है? फुंड सीरीज है। उसके बाद यू हैव फुंड सीरीज, ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, ∞to 5। दिस इज फुंड सीरीज। फुंड सीरीज यूवी, विजिबल और बाकी 3 इंफ्रारेड। तो ये याद रखना। अब P की वैल्यू 1 2 3 4 5, पहले सीरीज के लिए P की वैल्यू 1 है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले सीरीज के लिए P की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। दूसरे केस में P की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद P की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 4 5 6 so on so forth। उसके बाद P की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 5 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद P की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज द आइडिया। और सीरीज लिमिट क्या होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ईच सीरीज इज नोन एज। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ट्रांजिशन हमेशा कहां से होगा? इन्फिनिटी से होगा। P इक्वल टू 1 पे हुआ तो सीरीज लिमिट फॉर लीमेन सीरीज, P इक्वल टू 2 पे हुआ तो बाल्मेर सीरीज, 3 पे हुआ तो पास्चेन, 4 पे हुआ तो ब्रैकेट, 5 पे हुआ तो फुंड। तो पहले तो सीरीज लिमिट के लिए एक चीज पक्की है कि n की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। तो पहले मैं n इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दूंगा, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r बाय p स्क्वायर, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू p स्क्वायर बाय r। और 1 बाय r की वैल्यू आती है 911.5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि r की वैल्यू 1.097 into 10 raised to -7, -7 ना कि +7? +7 होना चाहिए। तुम एंगस्ट्रॉम में बोल रहे हो, एंगस्ट्रॉम मतलब -10 to माइनस, तो नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाके माइनस होगा ना। बहुत सारा पढ़ना बाकी है आपको, बहुत सारा, अनफॉर्चुनेटली। सॉरी टू से दिस बट आई विल बी ऑनेस्ट ऑलवेज। कोई ये नहीं है, बाकी है तो बाकी है, उसमें क्या हो गया? तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसके लिए? सीरीज लिमिट के लिए। तो अगर आप पहले सीरीज के सीरीज लिमिट की बात कर रहे हो लीमेन के लिए, तो सिंपल है। लीमेन के लिए P की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सीरीज लिमिट कितना होगा? 1 बाय लैम्डा कितना आएगा? कितना आएगा? P की वैल्यू क्या डालोगे? 1, तो क्या आएगा? 911.5 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या आएगा? बाल्मेर,
बाल्मर के लिए पी का वैल्यू क्या आता है 2, तो ये क्या आएगा 911.5 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर मैं 912 लेता हूँ 912 लेता हूँ तो 912 इंटू 4 इज 3648। अगर 911.5 लेता हूँ तो 3646 बराबर एंगस्ट्रॉम बराबर है, दैट इज राइट। फिर लीमेन बाल्मेर पास्चेन, तो पास्चेन सीरीज के लिए पी का वैल्यू आता है 3। क्या आता है 3, तो लैम्डा इक्वल टू 911.5, 3 स्क्वायर इज 9। 912 लोगे, अगर 912 लोगे तो इंटू 9, 900 इंटू 9 इज 8100, 12 इंटू 8 8170। आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा 912 इंटू 9 बताओ, 8208 कैसे करते हो? 12 को साइड में रखो पहले, 900 इंटू 9 8100, 12 इंटू 9 108, 8100 और 108 8208। अगर 912 लिया तो, अगर 911.5 लिया तो 8203.5। मैंने थ्योरी में 912 लिया था, मैंने आपको तभी भी बताया था कि वो अप्रोक्सीमेशन है, और बहुत जगह पे 912 लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 912 ले लो, डजंट मैटर रियली, डजंट रियली मैटर। उसके बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सीरीज का सीरीज लिमिट भी मिल जाएगा आपको, 911.5 इंटू 16, तो जो आएगा वो अभी आप खुद कर लोगे। फिर आएगा फुंड, फुंड में आएगा 911.5 इंटू 25, ये सब आ गया आपके पास एंगस्ट्रॉम में। किसमें आ गया? एंगस्ट्रॉम में, बराबर। यहां तक क्लियर? गुड गुड, ये सीरीज लिमिट है। इसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद ऑफ कोर्स वो डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, वो हम रिवीजन में स्किप करने वाले हैं। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन फॉर बोहर सेकंड पोस्टुलेट। जो बोहर सेकंड पोस्टुलेट था उसने ऐसा रैंडमली बोल दिया, आर्बिट्रेरली, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रॉगली ने। कैसे एक्सप्लेन किया? यूजिंग हिज हाइपोथेसिस। तो वो मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, एज ए मैटर ऑफ 3 लाइन्स। सिर्फ पता है लेंथ ऑफ ऑर्बिट विच इज 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो वो हम नहीं करेंगे, वो यू विल हैव टू गो थ्रू इट। उसके बाद होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देन वी विल स्टार्ट विद एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय Z, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब तक सेम है तब तक एलिमेंट सेम है। जैसे Z इक्वल टू 1, राइट, इज हाइड्रोजन। Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1, नाइट्रोजन नंबर इज 1, इज अगेन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, ट्रिशियम। तो जब तक Z की वैल्यू चेंज नहीं होती तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता। फिर एक है मास नंबर A। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एनी nucleus or any element is normally denoted by A and here you write down Z, या फिर sometimes ये Z को यहाँ पे भी लिखते हैं। हाँ, तो अभी आई डोंट रिमेम्बर, शायद ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N। तो एनी स्पीसीज, न्यूक्लियर स्पीसीज, एनी न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय X, A, Z। A is mass number, Z is atomic number, और कहीं कहीं N भी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन नंबर दे आल्सो write down some places, at some places।
यहाँ तक क्लियर? इसके बाद कॉन्सेप्ट था, आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ अदर थिंग्स. आइसोटोप. आइसोटोप, atoms of same element, of course same element, having same number of protons, different number of neutrons. Isotones are atoms of different element having same number of neutrons, different number of protons. बराबर. फिर आपके पास है आइसोबार. आइसोबार में मास नंबर होता है सेम. फिर हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, समथिंग कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. क्या? मास डिफेक्ट. So we have seen something called as mass defect. तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है? आइडियली एक्सपेक्टेशन हमारा ऐसा है कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसमें अगर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए 10 mp प्लस 10 mn. 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये एक्सपेक्टेड मास है. लेकिन ऑब्जर्व्ड मास जो होता है, मेजर्ड मास, इससे कम मिलता है. बराबर. तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, मतलब देयर इज सम मिसिंग मास. तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर Z है और न्यूट्रॉन नंबर N है, तो टोटल मास मिलना चाहिए ZmP प्लस NMN. ये एक्सपेक्टेड मास है, लेकिन मिलता है इससे कम. तो ये जो डिफरेंस इन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व मास है, इसको बोलते हो मास डिफेक्ट. क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट. अब क्वेश्चन ये आया कि ये मास डिफेक्ट आया क्यों? तो द आंसर इज बाइंडिंग एनर्जी. कि ये मास गायब कहां हो गया? वेयर इज दिस मिसिंग मास? तो द आंसर इज बाइंडिंग एनर्जी. तो आपको पता है कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर. लेकिन न्यूक्लियस विच इज 10 पावर -15 मीटर, उस इतने छोटे से जगह में यू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टुगेदर. तो पहली बात तो ये है कि पहला प्रोटॉन जब आया था तो वर्क डन हुआ नहीं, लेकिन जब दूसरा प्रोटॉन हम लाए इन्फिनिटी से, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, क्योंकि प्रोटॉन वाज रिपेलिंग प्रोटॉन. फिर भी इतने तुम उसको क्लोज डिस्टेंस तक लाए, और जैसे ही डिस्टेंस 10 पावर -15 मीटर से कम हो जाता है, तो कूलम्ब लॉ से भी ज्यादा, मतलब फोर्स एक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा फोर्स होता है. कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. लेकिन 10 पावर -15 मीटर तक तो लाना पड़ेगा. लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन पहले क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे. तो अपने आप तो आएंगे नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन. तो ये वर्क डन किसने किया? हमने तो नहीं किया. तो ये जो वर्क डन है, ये मास का ही कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. तो न्यूक्लियॉन्स का ही खुद का कुछ मास कन्वर्ट हो गया टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस. इसको आप बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम मास डिफेक्ट डेल्टा m c स्क्वायर. ये जूल में है. अगर आपको ईवी में चाहिए तो सीधा सीधा इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा MEV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्ट्रेट अवे. बट कंडीशन है कि जो मास डिफेक्ट है, इट शुड बी इन एटॉमिक मास यूनिट. इट शुड बी इन एटॉमिक मास यूनिट. ये किसमें चाहिए? AMU में होना चाहिए. ये कंडीशन है उसका. दिस इज नेसेसरी कंडीशन. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो अब if you plot, there is something called as binding energy curve. स्टेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं इसको. If you plot binding energy per nucleon versus mass number, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को प्लॉट करते हो अगेंस्ट मास नंबर, तो द कर्व दैट यू गेट इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे एक रीजन है, याद है? नंबर याद है? कहां से कहां तक? 32 170 कि 42 170, 30 से रफली 170 तक.
ठीक है, 30-40, ठीक है, रफली रफली 30 to 170। तो इफ यू सी 30 से 170 के बीच में ये ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इट इज मोर और लेस कांस्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर न्यूक्लियस विथ मास नंबर, नहीं एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर फ्रॉम 30 to 170 इज मोर और लेस सेम। मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूँ। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है? हमने जब न्यूक्लियस को बनाया, जब न्यूक्लियस बना तो पहला प्रोटॉन आया, नो वर्क इज डन, दूसरा प्रोटॉन आया, वर्क इज डन, तीसरा प्रोटॉन आया, वर्क इज डन, फिर न्यूट्रॉन आया, वर्क इज डन, चौथा आया, वर्क इज डन। तो ये सारा का सारा एनर्जी स्टोर हो गया विथ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। 10 होंगे तो 10 में टोटल एनर्जी है। सपोज सपोज 1000 MeV का एनर्जी है और 10 न्यूक्लियॉन है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, 1000 बहुत बड़ा नंबर हो गया। लेट्स से 100 और टोटल 20 न्यूक्लियॉन्स है, कितने हैं? 20। टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 100 MeV और न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 20। तो पर न्यूक्लियॉन कितना हुआ? 100/20 मतलब 5। तो तुमने टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका एलिमेंट स्टेबल होगा, राइट? मोर द नंबर, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मोर स्टेबल इज योर एलिमेंट। तो 30 से 170 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये स्टेबल एलिमेंट्स है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। लाइटर एलिमेंट्स और हेवियर एलिमेंट्स दे आर अनस्टेबल। तो जो लाइटर एलिमेंट है सबसे ज्यादा किसका होता है? आयन का, 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयन। Fe इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल है। तो जो 30 से कम वाले हैं और 170 से ज्यादा है, दे आर अनस्टेबल। तो दे विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। 30 से कम वाले इनका होगा फ्यूजन। फ्यूजन, दो लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन होके मर्ज होके बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो 30 से ज्यादा चाहिए, मास नंबर छोटा है। 15-15 के दो कंबाइन हो गए तो बन गया 30। तो क्या होगा? फ्यूजन। और जो हेवी एलिमेंट्स है उनको क्या होता है? फिजन, राइट? फिजन, फिजन होता है ना, डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है। फिजन इज समथिंग एल्स, राइट? तो क्या होता है? डीके होता है, तो इसको बोलते हो रेडियो एक्टिव डीके। तो व्हेन a heavier element like uranium, right, because it is unstable, it will try to achieve stability by emitting some particles from inside the nucleus. That process, that phenomena of spontaneous emission of particles from inside the nucleus is known as radioactive decay. और रेडियोएक्टिव डीके होते हैं 3 टाइप के। तो रेडियोएक्टिव डीके होते हैं 3 टाइप के। रेडियोएक्टिव डीके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा। गामा नॉर्मली ये रेडिएशन होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। बीटा में 2 होते हैं, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। अल्फा डीके इज द इमिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। Beta minus is the emission of electrons and beta plus is the emission of positron, not protons, positrons. Positrons are elements, particles with mass of electron and charge of proton. And gamma radiation, they are radiation, high energy electromagnetic radiation. तो फिर हमने अल्फा, बीटा, गामा इसके प्रॉपर्टीज भी देखे थे। तो प्रॉपर्टीज में आई विल नॉट गो, यू हैव टू गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। अल्फा और बीटा they are deflected by electric and magnetic field since they are charged particles. अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर भी कंपेयर कर सकते हो। बीटा इज मोर पेनिट्रेटिंग कंपेयर टू अल्फा एंड गामा इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी है, दैट इज नॉट पार्टिकल, राइट? करेक्ट। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है विच यू शुड गो through them, revise those properties. I have already given you extra handouts, मैंने extra notes दिए थे,
टू स्टडी द प्रॉपर्टीज किसके, अल्फा बीटा और गामा के। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमारा बाकी रहता है डीके लॉ, half life, mean life, nuclear fusion, fission. That is to be done in the next class.